विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोग केमिस्ट्री प्रारंभ किए थे और केमिस्ट्री को बारीकी से पढ़ते हुए आ रहे थे। आशा करते हैं आप भी अच्छे से और बारीकी से पढ़ते आ रहे होंगे। ऐप पे क्लास जो निरंतर चलते जा रही है, वो सारे ऐप पर आप लोगों ने क्लास अटेंड कर रहा होगा और साथ में जो मैंने आपको बोला था जितना बताया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उन सारी चीज़ों को बारीकी से नोट करनी है और साथ में अपने पास एक क्वेश्चन बैंक रखनी है, मतलब प्रीवियस ईयर रखनी है, ताकि उससे आप ये जज कर पाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जाती है। खैर, मैं आपको तो मार्गदर्शन अच्छा से देता ही हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ताकि आप कहीं भटके ना और अच्छे से जो आपके पास निरंतर जो समय बची है ना, उस समय का लुत्फ आप उठा पाए, अच्छे से प्रयोग कर पाए और आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में आप सफल हो पाए। ये तभी संभव होगी जब तक मैं तो मेहनत करूं ही, साथ में आप भी मेहनत करें। आप किस प्रकार से मेहनत करें तो मैंने अच्छे से आपको बताया था कि आप जितना मैं बताता हूं, पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, नहीं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, चुके तो आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ से जितनी भी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, उसको तो पढ़ना ही है। साथ में करनी क्या है कि अपने पास जो, मैंने फिर एक बार रिपीट कर लूँ कि अपने पास जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न रखनी है, उसको बारीकी से आपको देखनी है, समझनी है और पढ़नी है। कोई भी डाउट अगर रह जाती है मेरे पढ़ाने के बाद या आपकी खुद की पर्सनल कोई डाउट हो तो पर्सनल आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम में आपको जोड़ दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां मैसेज करेंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ना। और वहां पर भी अगर कठिनाई हो जाए, दिक्कत हो जाए, ज्यादा कठिनाई अगर परेशानी हो तो आप बेशक कॉल कर सकते हैं। खैर, आइए हम चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ से रिलेटेड सारी चीजों को बारीकी से पढ़ रहे थे। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। आइए उस चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पदार्थ हम लोगों ने अच्छे से जानकारी उससे रिलेटेड कर लिया था। अब हम लोग आज देखने वाले हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, नहीं उसके होने वाले परिवर्तन देखेंगे। और पदार्थ जो है उसे हम लोग द्रव्य भी कहेंगे। उसे कुल कितने रूपों में हम लोग विभक्त किए हैं, उन विभक्त चीजों को हमारे जो पर्यावरण है उसमें उसका क्या योगदान है, साथ में उसके साथ हम लोग तत्व भी पढ़ेंगे और यौगिक के बारे में भी अध्ययन हम लोग करेंगे और साथ में मिश्रण के बारे में भी करेंगे। हमारे शरीर में तत्व, यौगिक और मिश्रण जो है उनकी कुल मिला के कितना उसकी उपस्थिति हमारे शरीर में, हमारे पर्यावरण में कितनी है ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। भू प्रॉपर्टी पर कितनी है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलती है। आइए बिना देर किए चलते हैं अपनी चीज़ों को देखने के लिए, अपने प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। प्रॉपर्टीज जो आज हम लोग का टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। और ये जो क्लास हो रही है, ये क्लास तभी आपको बारीकी से और अच्छे से आप उसको सघन माध्यम से अपने चीज़ों को समझ पाएंगे जब तक कि आपने फर्स्ट क्लास, मतलब इसके पहली कक्षा जो मैंने लिया था वो ना कर ले आप लोग, है ना। तो इसके पहले वाले क्लास जो हो रखी है इस चैप्टर की, उसको बारीकी से आप लोग देख लेंगे। आइए इसके परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करें। जो परिवर्तन जो होती है पदार्थों में, दो प्रकार से होती है सर। किस किस प्रकार में होती है सर? पहले होती है भौतिक परिवर्तन। कैसी होती है सर? भौतिक परिवर्तन। और दूसरी जो होती है वो होती है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन, है ना, आएगा। ये जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन होता है सर। वो अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? वो अस्थायी परिवर्तन का कुल मिला के कहना ये होती है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ें अपना परिवर्तित रूप तो ले लिया है, फिर इस परिवर्तित रूप से अपने पहले वाले रूप में अगर वो आ जाए उसे बोलेंगे वो अस्थायी परिवर्तन। मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा, कुछ उदाहरण लूँगा ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आइए, तो भौतिक परिवर्तन जो होती है ये क्या होती है सर? वो अस्थायी परिवर्तन होती है। वो अस्थायी परिवर्तन होती है ना। और ये रासायनिक जो परिवर्तन, इसमें अस्थायी परिवर्तन होती है, अस्थायी परिवर्तन होती है, समझेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं फिर बारीकी से, चूंकि इसको तो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा ही, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने के लिए निश्चित रूप से दिखती है। तो भौतिक परिवर्तन का करने का अर्थ ये हुआ कि इसमें अस्थायी परिवर्तन होगा, मतलब कोई चीज़ें हैं वो अपना परिवर्तित रूप ले लिया, फिर पुनः अपने पहले वाली अवस्था में अगर वो आ जाए, ढल जाए, उसे ही कहेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कोई बर्फ है, नहीं सॉरी पानी है, और पानी क्या हो गया? बर्फ में तब्दील हो गई, और उस बर्फ को तो हम लोग फिर पानी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं सर। पहले पानी
जमी थी, इसका मतलब द्रव्य अवस्था में थी, और जब वो बर्फ बन गई तो वो ठोस अवस्था में चली गई थी। फिर ठोस अवस्था के बाद हम उसे पानी मतलब द्रव्य अवस्था में ला सकते हैं, कोई कठिनाई हम लोग को नहीं है। ऐसा कई बार आप लोगों ने दैनिक जीवन में क्या होगा। साथ में देखेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है सर, इसमें अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार परिवर्तन हो गई तो दोबारा वो परिवर्तित रूप पहले वाला नहीं ले पाएगा। सर एक एग्जांपल देंगे, सपोज अगर आपके पास दूध है और दूध फट गई है ना, दूध फट गई, क्या वो फटे हुए दूध को फिर से आप सिल सकते हैं क्या, या पहले दूध के परिवर्तित रूप में ला सकते हैं क्या? बोलेगा नहीं सर ये संभव नहीं है ना। वही चीजें हैं जो रासायनिक परिवर्तन वही होगी जो चेंज हो गई अपने रूपों से दूसरे रूपों में आ गई, फिर दूसरे रूपों से पहले वाले रूपों में वो आ नहीं पाएगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में चीजें देखने के लिए मिलती है। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। नहीं, इस साइड में हम सूची बना रहे हैं भौतिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन, और इस साइड में सूची बनेगी रासायनिक परिवर्तन, है ना। आइएगा सर भौतिक परिवर्तन क्या आती है सर, और रासायनिक परिवर्तन में क्या आती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपके डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सर इस साइड ले रहे हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल ले रहे हैं कि पानी से बर्फ बनना। अभी मैंने एग्जांपल लिया था पानी से बर्फ का बनना। सपोज पानी थी, बर्फ बन गई, बर्फ को फिर हम लोग अगर ताप की सहायता से पानी में तब्दील कर सकते हैं ना। आएगा भौतिक परिवर्तन का दूसरा एग्जांपल और हम लेते हैं कि पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना, है ना। और पानी का वाष्प बनना, अब ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि पानी अगर वाष्प के रूप में तब्दील हो रही है तो इसका अर्थ क्या हुआ सर, कौन सा परिवर्तन होगा, है ना। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ देखना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को किस रूप से हम लोग देख पाते हैं, किस रूप से हम लोग समझ पाते हैं, है ना। आएगा पानी का वाष्प बनना, और चीनी और पानी का नमक का मिश्रण कर सकते हैं। चीनी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, है ना, या नमक का मिश्रण, ये सब का अगर मिश्रण हो तो इस मिश्रण से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से चीनी और पानी अगर एक साथ मिला हुआ फिर से चीनी हम लोग क्या करते हैं, तब्दील कर सकते हैं ना। और नमक भी इस प्रकार से अगर हो तो नमक और पानी अगर आपस में मिला हुआ हो तो फिर हम ऊर्ध्वपातन की सहायता से हम नमक को या चीनी को फिर से प्राप्त हम लोग पुनः कर सकते हैं, है ना। गेट लगा देंगे। चलिए आएगा तो देख रहे हैं चीनी एवं पानी का मिश्रण, है ना। और सिर्फ चीनी और पानी का ही मिश्रण नहीं, कोई भी विलयन अगर हो, मतलब पानी के साथ कोई भी चीज़ों को अगर मिला के रखे हैं उसको पहले वाले रूप में हम लोग लाने में सक्षम है ना। कोई विधि अलग अलग तरीके का हम लोग अपना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों को कर सकते हैं हम लोग, है ना। चीनी एवं पानी का मिश्रण, और कहते हैं नमक एवं पानी का मिश्रण। नमक और पानी को जब एक साथ मिला देंगे ना, फिर उसे अगर मतलब ताप की सहायता से नहीं करते, अगर उसे गर्म करेंगे पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगी और नमक रह जाएगी। नमक थोड़ी ना उड़ेगी, है ना। तो नमक पहले वाले अवस्था में फिर से तो आ गई। बोलेगा हाँ सर बिल्कुल आ गई। इसका मतलब ये है कि भौतिक परिवर्तन में नमक एवं पानी का मिश्रण भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हम लोग क्या, कपूर का मिश्रण या कपूर का जलना कर सकते हैं। कपूर का जलना, कपूर जो होता है अगर वो जल गई, जलने चूंकि वो जलती है वो पिघलती है, फिर उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, पुनः उसे जो है ना एक साथ लाकर जला सकते हैं, मतलब उसके क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ देखेंगे कपूर का जलना, ठीक है। और आप देखेंगे रेत का पानी में मिलना, रेत का पानी में मिलना। रेत का पानी में मिलने का अर्थ ये हुआ कि रेत मतलब बालू, है ना। वो पानी में अगर मिल गया है तो इसका मतलब क्या, वो विलयन का रूप ले लिया है। फिर से पुनः क्या करेंगे, अगर उसे अगर शांत रखेंगे सारे बालू नीचे आकर क्या होंगे, बैठ जाएंगे, है ना। मतलब बालू क्या होगी, बालू फिर प्राप्त होगी, मतलब जो पहले अवस्था में थे फिर आ गई ना। मतलब भौतिक परिवर्तन में हम लोग वही तो पढ़ते हैं सर। अभी तो मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब कि उसे अगर परिवर्तन कर दिए जब तक आप चाहेंगे वो परिवर्तित रूप रहेगा। अगर आपका मन हुआ इसे पहले वाले अवस्था में लाएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से आप ला सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन में ऐसा होता नहीं है। आएगा रेत का मिलना हम लोगों ने देख लिया। साथ में देखेंगे हम लोग कि लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का चुंबकीयकरण, है ना। लोहे का चुंबकीयकरण की स्थिति भी सेम ही है। आइए ये चीजें थी आपका भौतिक परिवर्तन से रिलेटेड। आइए अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ चीजों को समझते हैं। तो हम लोग पहला एग्जांपल देंगे कि दूध का फटना, दूध का फटना,
है ना, दूध का फटना। पहली चीज़ें दूसरी चीज़ें ये चीज़ घर में देखे होंगे क्या कि अगर हम लोग जो है गैस के अलावा अन्य चीज़ों की अगर सहायता लेते हैं अपने खाना पकाने के लिए, जैसे कोयला कर ले या साथ में क्या ले, साथ में हम अगर चूल्हे का प्रयोग करते हैं उसमें हम जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं ना, तो वो लोग क्या करती है, वो वाष्प बन के मतलब धुआं बन के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, बाकी शेष चीज़ें दहन होकर हम लोग का भोजन पक जाती है। वो जो अपना अवस्था में परिवर्तन करता है, मतलब कोयला जो जल गया, क्या वो जले हुए कोयले को फिर कोयले के रूप में हम लोग ला सकते हैं क्या? बोलेंगे सर नहीं, ये कतई संभव नहीं है। वही चीज़ें तो है, वही आएगी रासायनिक परिवर्तन। हम लोग कह सकते हैं कि CO2 का जलकर बर्फ बनना, ठोस बर्फ बनना। सर ये क्या है? ये CO2 जब जलेगा, मतलब लकड़ी जली या कोयला जला, तो एक प्रकार के CO2 ही जल रही है ना, और वो क्या बन रही है? ठोस बर्फ बन रही है। ठोस बर्फ मतलब क्या? वो ठोस का रूप ले रही है ना, इसका नाम रख दिया गया ठोस बर्फ, है ना, और कोई चीज़ें नहीं है। आइएगा, ये दो चीज़ों को हम लोगों ने देख लिए। और क्या देखेंगे सर? और देखेंगे मोमबत्ती का जलना, पिघलना नहीं। अगर मोमबत्ती का पिघलने की बात आएगी ना, तो वो आएगी भौतिक परिवर्तन में, क्योंकि मोमबत्ती जब पिघलती है वो फिर जल जाती है ना, तो पिघलना नहीं, जलना। जब मोमबत्ती जल जाएगी, जलने के बाद अगर उसका सब कुछ उड़ गई, है ना, मोम अगर खत्म हो गई, तो क्या वो फिर जला पाएंगे? संभव हो पाएगी? नहीं सर, तो विलुप्त ना हो जाएगी, जल जाएगी। तो बोलेंगे बिल्कुल। तो आए बोलेंगे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का क्या होगा बाबू मेरे? मोमबत्ती का जलना। आइएगा, है ना, आइएगा। और आगे चलते हैं। अब देखिए, सपोज करते हैं क्या कि हम लोगों ने खाना क्या किए, भोजन को हम लोगों ने ग्रहण किया। अब भोजन जब ग्रहण किया, वो भोजन अगर जाकर पच गई, है ना, जब भोजन पच गई, तो क्या उस फिर पचे हुए भोजन को, भोजन जो बर्तन जो हम लोग भोजन को प्राप्त किए थे, ग्रहण किए थे, उस भोजन के रूप में हम लोग ला सकते हैं क्या? बोलेंगे सर नहीं, ये कतई संभव नहीं है। जो भोजन पच गई वो फिर भोजन के रूप में तब्दील नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो कल लिख सकते हैं हम लोग कि भोजन का पचना, है ना, भोजन का पचना। और भी एग्जाम्पल ले सर, आइए और भी लेते हैं। सपोज कि आपको क्या, हाँ, लोहा पर क्या लग गई? जंग लग गई। तो क्या वो जंग जो लग जाएगी, तो फिर जो पहले लोहा थी, जो मजबूती पहले लोहा में थी, क्या वो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी सर, नहीं। जो जंग अगर लग गई, तो वो जंग जो है ना, वो जंग लोहे को जो खा ली होगी, क्या लोहा पहले रूप में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना, वो उसी स्थिति में रह जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना। आइएगा। और बाकी हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं हम लोग, सोडियम का जलना। क्या देख सकते हैं सर? सोडियम का जलना। हाँ, और साथ में अगर दूध दही के रूप में तब्दील हो गया, क्या दही को फिर दूध में तब्दील कर सकते हैं क्या? नहीं सर। ये भी कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग कि दूध का दही बनना, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। है तो बहुत सारा, अपने दैनिक जीवन में जितना आप चाहेंगे उतना आप एग्जाम्पल, उदाहरण ले सकते हैं, है ना, लेकिन उतना हम लोग को लेनी है। जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग को देखनी है। या कोई अगर लकड़ी है, लकड़ी पे जंग ना लगे, मतलब लकड़ी को जो है ना, लकड़ी खोखला ना हो जाए, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है उसे बचाने के लिए, या वो खोखला क्यों हो जाता है, ख़राब क्यों हो जाता है, ये सारी चीज़ें को देखनी है। थोड़ी सी की चीज़ें हैं, आइए उसके अध्ययन थोड़ा सा हम लोग बारीकी से करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करना है। कि लोहे संबंधित, हेडिंग दे रहे हैं, लोहे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, है ना। लोहे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को देखनी है कि लोहे पर सर जंग क्यों लगती है और क्या कारण है जंग लगने की, है ना। ये सारी चीज़ों को लिखनी है। तो पहला चीज़ आप लोग को देखनी है कि लोहे पर जो जंग लगती है ना, वो जंग लगना पहली चीज़ है कि मैंने अभी देखा था यहाँ पर, क्या लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है सर? रासायनिक परिवर्तन। तो ये चीज़ों को हम लिखे यहाँ, क्या प्लीज सर लिख देंगे। आएगा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है ना। आएगा,
दूसरा देखते हैं सर, लोहे पर अगर जंग लग गई और क्या किया जा सकता है। और लोहे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से जानते हैं 2-4 प्रश्न दिखती है, छोटी छोटी की चीज़ें हैं लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा देखिए। मैं बहुत सारा प्रश्न निकाल के लोहे से संबंधित मैंने रखा है, बस 1 सेकेंड रुकेंगे आप। लेकिन लोहे से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है कि लोहे पर जो जंग लगती है किसकी उपस्थिति में, तो बोलेंगे सर कि अगर वो हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दे और साथ में अगर जल उसको मिल जाए, पानी मिल जाए तो जंग लग जाएगी, है ना। आइएगा इन चीज़ों को देखते हैं। कुछ जो बिंदु अब मैं लिखने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के बिल्कुल बहु प्रश्न की बिंदु है, लोहे से संबंधित, है ना। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखें जरा सा, प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था आपके एग्जाम में। प्रश्न ये है कि लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लगती है ना। ये चीज़ों की जानकारी आपको थी और अच्छे से गहन जानकारी इसके बारे में आपको हो जाएगी, है ना। आइए आगे चलते हैं। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाती है। आइए चौथा चीज़ों को देखेंगे। और लोहे पर अगर जंग लगती है तो उसकी आयु तो खैर घट ही जाएगी, ये चीज़ों को भी लिख ही दे हम। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। आइए, और लोहे को सर अगर इसकी आयु ना घटना हो या जंग लगने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए बाबू जानते हैं कि जस्ते का लेप करता है, जिसे बोलेंगे जस्तीकरण। क्या बोलेंगे सर? जस्तीकरण ना। आइएगा, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का लेप करते हैं, जिसे जस्तीकरण कहते हैं, है ना। ये छोटी छोटी की चीज़ें थी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, समझ लिए। आइएगा, चलिए चलते हैं आगे हम लोग। और भी कुछ देखा जाए क्या? छठा और भी देख लेते हैं, नहीं? अच्छा, लकड़ी को सर कीड़े मकोड़े से जो बचाते हैं उसके लिए क्या करना होता है ना, कि लकड़ी पर अगर कीड़ा मकोड़ा वगैरह अगर लगती है, लकड़ी अगर खोखला हो जाती है ना, उसके लिए क्या करते हैं सर? इन चीज़ों को हम लोग को देखनी है। छोटी सी की चीज़ें हैं लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कि लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने हेतु ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड का लेप करते हैं, है ना। आइएगा, और ये जो जस्ता है ना, ये जस्ते से जस्ता का अगर कमी होती है ना, तो एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आती है कि इसमें जानते हैं धान में जो होता है खैरा का रोग होता है, लिख ही देते हैं, छोटी सी चीज़ें हैं। जस्ते के कमी के कारण धान या फसल में खैरा रोग होता है। आइए, ये छोटी सी की चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब क्या देखनी है सर? आइए, कुछ चीज़ों के बारे में और अध्ययन करनी है। कुछ चीज़ों के बारे में और अध्ययन करनी है सर। क्या? जैसे अध्ययन ये करनी है कि आप पदार्थ को तो देख लिए, नीचे दिख रही है ना, नीचे लास्ट दिख रही है। ओके, आइएगा, तो हम लोग अब देखेंगे कि
पदार्थ को मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब हम लोग क्या कह रहे थे, पदार्थ को पढ़े थे और पदार्थ को मैंने आपको बताया था कि पदार्थ कुल मिला के जो है अगर देखा जाए कि महत्वपूर्ण जो है ना पदार्थ के कुल कितने भाग है, तो हम बताए थे ठोस होती है, द्रव होती है और क्या होती है, गैस होती है। साथ में मैंने और बताई थी कि दो और अवस्थाएं होती है, एक प्लाज्मा अवस्था और एक बोस आइंस्टाइन अवस्था, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पदार्थ को जो है ना एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है द्रव्य। क्या नाम है उसका? द्रव्य, है ना। मतलब द्रव्य अवस्था में रहती है और वो कई चीज़ें कई बार ऐसे भी होती है वो द्रव्य अवस्था में ही रहती है, कई बार ऐसी भी होती है कि द्रव्य अवस्था में नहीं होती है, ना होकर भी वो द्रव्य अवस्था में देखने के लिए मिलता है ना, तो उसे ही बोलेंगे द्रव्य। और कुल मिला के बात बस इतनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है, द्रव्य है सर, है ना। द्रव्य को जानते हैं रासायनिक आधार पर, मतलब पदार्थ को रासायनिक आधार पर भी कई चीज़ों में कई वर्गों में बांटा गया है। पहला तत्व और दूसरा यौगिक और फिर क्या, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण और यौगिक दोनों तो खैर मिश्रण ही हुआ, मतलब दो तीन जो है ना धातु या अधातु या अन्य चीज़ों का मिश्रण ही होगा। लेकिन मिश्रण जो होती है ना वो क्या होती है सर, वो अशुद्ध होती है। और ये जो यौगिक होती है वो भी मिश्रण है, लेकिन ये अशुद्ध नहीं होती है, ये शुद्ध होती है ना। आए उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। कोई डाउट मैं रहने आपको नहीं दूंगा, बशर्ते क्लास के अंतिम छोर तक आप लोग बने रहेंगे। और आप लोगों ने जिस प्रकार से स्मार्ट गुरुकुल पर भरोसा बनाया है, तो मेरे आप लोग ऐसे ही भरोसा अंतिम समय तक बनाए रहेंगे। और कहा जाता है क्या कि जिंदगी एक सफ़र है, जिंदगी एक सफ़र है, बस चलते रहिए। उतार चढ़ाव तो आते ही रहेगी, बस क्या करना है, गियर को बदलते रहना है ना, आएगा। चलिए आगे चलते हैं। बस तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखनी है, बाकी हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है ना हो ही जाएगी। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं द्रव्य के बारे में। किसके बारे में देखेंगे सर? द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। और द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। द्रव्य को क्या बोलते हैं सर? पदार्थ बोलते हैं ना। और द्रव्य को कितने रूप में है सर? तो बोले अभी मैंने चर्चा किया था कि तत्व, यौगिक और क्या सर? मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स। यौगिक को कंपाउंड, क्या बोलेंगे सर? कंपाउंड बोलते हैं ना। और मिश्रण को मिक्सचर, मिक्सचर को क्या बोलेंगे सर? मिक्सचर बोलेंगे, है ना। अभी मैंने क्या बताया था, मिश्रण जो होता है ये अशुद्ध पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है सर? ये होती है अशुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ होती है? अशुद्ध पदार्थ। और ये यौगिक क्या होती है सर? यौगिक जो होती है ये शुद्ध पदार्थ होती है। क्या होती है सर? शुद्ध पदार्थ, ठीक है, आएगा। और ये जो तत्व होती है ना, ये तत्व क्या होती है सर? ये कुल मिला के बात ये है, ये तो एक पदार्थ का एक रूप है ही, है ना। और इसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल शुद्ध होता है, ना इसे किसी में मिलाया जा सकता है और ना ही कोई चीज़ों को अपनी ओर ये आकर्षित करता है ना। तत्व एकदम स्वतंत्र रूप में रहता है और कोई चीज़ें इसके बारे में नहीं है। आइए तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी, गहन जानकारी हम लोग तत्व के बारे में ले। सर तत्व के बारे में जानकारी लेना है? हाँ सर, तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है हम लोगों को कि तत्व है सर क्या, है ना। आइए तत्व के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हम लोग लेने का प्रयत्न करते हैं कि तत्व सर है क्या। तत्व के बारे में देखें तो मैं बता दूं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है ना। आइए कुछ चीज़ों को और जानिए कि तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, है ना। और चीज़ें हैं तत्व के बारे में कि अभी तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हो चुका है। और एक चीज़ जाननी है कि 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, है ना। हमारे प्रकृति में पाए जाते
हैं। और इन अंतिम चीज़ों को देखना है कि अंतिम खोजा गया तत्व अनुसेप्टियम है। और एक चीज़ ध्यान रहे आपको, इन चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को याद देख लेंगे कि तत्व यौगिक और मिश्रण जो होगी, मतलब तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी हम लोग जो है ना पीरियोडिक टेबल में लेंगे, है ना, आवर्त सारणी में लेंगे। तो वहाँ हम लोग देखने वाले हैं आवर्त सारणी में किस प्रकार मोसले आएंगे, है ना। फिर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाने के लिए मेंडलीफ भी आएंगे। कोई द्रव्यमान के आधार पर सजाएंगे, कोई परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे, कोई अष्टक नियम पर सजाएंगे, है ना, और कोई साप्तिक नियम पर सजाएंगे। तो इन चीज़ों को बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से रिलेट्स रखती है, नहीं, जो चीज़ चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। उन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से देखेंगे, है ना। आइएगा, इन चीज़ों को आप लोग आशा करते हैं कि दिख गई होगी, समझ में अच्छे से आ गई होगी, इतना सा चीज़ें आप लोग को, है ना। चलिए और भी कुछ चीज़ों को पढ़नी है, देखनी है और समझनी है। समझना यह है कि तत्व जो होता है वो, अभी तत्व ही हम लोग देख रहे हैं कि तत्व जो होता है इसमें धातु भी होती है, ओ धातु भी होती है और उपधातु भी होती है। और धातु, ओ धातु और उपधातु कौन कौन सा है सर? और हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कितने धातु है, कितने ओ धातु है या उपधातु है? हमारे शरीर में ही सर क्यों नहीं, कितने ओ धातु का रूप है, कितने धातु का रूप है, कितने मात्रा में, कितनी ज़्यादा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सी है ना। जब ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो सघनतापूर्वक हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम से हम लोग का छूट ना जाए हाथ से, है ना। आएगा, हम लोग देखते हैं इसके बारे में अध्ययन थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में अध्ययन हम लोग बारीकी से करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का सारा ध्यान यहीं पर होगी और अच्छे से समझने का प्रयत्न कर रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि तत्व जो होती है सर, क्या होती है सर? तत्व जो होती है वो किस रूप में है सर? अभी मैंने बताया कि तत्व जो होगी वो धातु के रूप में है। और सर किस रूप में है? ओ धातु है सर। और क्या है सर? और मैंने बताया कि उपधातु है ना, बिल्कुल शुद्ध। और बाकी किसी में मिश्रण हो तो उसे कैसे किस प्रकार से लेके चलेंगे, इसमें अवधातु का भी गुण हो और धातु का भी गुण हो। इसका मतलब क्या है? उपधातु है सर। बिल्कुल आवर्त सारणी में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसका किस प्रकार से निर्माण हुआ, इसकी क्या आवश्यकता है, कौन से चीज़ों में इसकी हम लोग अपने चीज़ों के लिए, अपने दैनिक जीवन में इस चीज़ों का उपयोग करते हैं अपनी अन्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए, धातु का, अधातु का और उपधातु का, है ना। आइए कुछ चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। लिखना यह है कि भू प्रॉपर्टी पर तत्वों का क्रम, मतलब भू प्रॉपर्टी पर हमारे जो दैनिक यहाँ पर जो प्रकृति में जो है कि तत्व सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है सर, उसके बाद फिर कौन सा तत्व है, उसके बाद फिर कौन सा तत्व है। खैर सारे तत्वों को याद रखना ये हमारे बस में नहीं है सर। क्यों सर? क्योंकि अभी मैंने बताया था कुल तत्वों की संख्या 114 है सर। 114 तो याद रख लेंगे, लेकिन तत्व जो है ना, अब ऐसे आवर्त सारणी बताएंगे तो तत्व की जो खोजबीन है ना वो अभी भी जारी है। तत्व मिलते रहती है, अपने परमाणु भार और परमाणु संख्या के आधार पर अपना स्थान को परिवर्तित भी करते रहती है, नहीं। इसलिए क्रम जो याद करेंगे, शुरू से 3-4 क्रम को याद करना है ताकि वहाँ से प्रश्न हम लोग का हल हो जाए, है ना। तो भू प्रॉपर्टी पर तत्वों का जो क्रम है वो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ना भू प्रॉपर्टी पर जो देखने के लिए मिलता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है सर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, जिससे हमारा कहा जाता है ऑक्सीजन ही हमारी जान है, जो ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग जीवित हैं। और समझ लेंगे एक चीज़ और जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन है ना ये ओ धातु है। क्या है सर? ये ओ धातु है। क्या है ये? ओ धातु। क्या है? ओ धातु है ना। आएगा। और ये सिलिकॉन भी क्या है सर? ये ओ धातु है। क्या है? ये ओ धातु है। और ये एल्युमिनियम और जो लोहा आपको दिख रही है ना ये क्या है सर? ये धातु। क्या है? ये धातु है, ठीक है। ये भू प्रॉपर्टी पर ये तत्व का क्या था? क्रम था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों को और जानकारी हम लोग सघनतापूर्वक लेने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आइएगा कुछ चीज़ों को देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ से हम लोगों को लेनी पड़ेगी, है ना। आइएगा थोड़ी सी इनको हम साफ कर ले ताकि, बाकी तो आप इसे अच्छे से बारीकी से लिखे भी होंगे ऐसा हम आशा करते हैं, ठीक है। चल
हाँ, इससे तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो मदद मिल जाएगी, इससे आएगा। ये हो गई धातु प्रॉपर्टी पर तत्वों का क्रम हम लोगों ने देखा है। आइए कुछ चीज़ों को आप देखते हैं क्या, भू प्रॉपर्टी पर जस्ट अ सेकेंड, इसे ही क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर मैं चीज़ों को लिखने का प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए आइएगा, और आपसे अब पूछा ये जाए कि भू प्रॉपर्टी पर भू प्रॉपर्टी पर तत्व का क्रम देख लिए। अब धातु का क्रम, धातु का क्रम तो आएगा। धातु का क्रम देखते हैं। धातु जानते हैं कैसा है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, फिर लोहा है, और फिर उसके बाद बाउमरे कैल्शियम देखेगी, फिर देखेगी सोडियम, और इसी तरह आगे हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। अब देखते हैं मानव शरीर। मानव शरीर में धातु का क्रम, धातु का क्रम किस प्रकार, क्रम तो खैर याद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर बाउमरे आपको कार्बन देखेगी, फिर कैल्शियम सॉरी, और उसके बाद हाइड्रोजन देखेगी, फिर देखेगी क्या, फिर देखेगी उसके बाद बाउमरे आपको कैल्शियम दिखेगी। और ये जो यहाँ से यहाँ दिख रही है ना, ये आपका ओ धातु है। क्या है सर, ये ओ धातु है। क्या है, ओ धातु है। और ये जो कैल्शियम दिख रही है, ये क्या है सर, ये धातु है। क्या है, ये धातु है। छोटी सी की चीज़ें हैं, बारीकी से इसे याद कर लेंगे। थोड़ी सी और नोट आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इस नोट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मानव शरीर में कितना पानी है, और फिर मानव शरीर के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसमें कुल कितना कितना पानी, जैसे फेफड़ा में कितना पानी है सर, उन चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि इससे थोड़ी सी रिलेट रखती है, तो ये फिर आगे चैप्टर में दिखेगी नहीं, तो इसको भी हम लोगों को देख लेंगे। कोई भी चीज़ों को छोड़ना हम लोगों को नहीं है, ठीक है। आइएगा आगे करते हैं। तो आपको लिखनी ये है कि मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर में, मानव शरीर में पानी कितना है सर, तो बोलेंगे 60 से 80%। मानव के शरीर के आकृति के आकार पर पानी निर्भर करता है, इसलिए हम लोग जो है ना एवरेज में लेते हैं 60 से 80%, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मानव के मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क, मस्तिष्क में पानी कितना है सर, तो हम लोग को बोलनी है 85, मतलब 85%। कितना है सर, 85% है ना। और आगे चलते देखते हैं हम लोग कि रक्त, मतलब खून में कितना है ना, रक्त में, रक्त, मानव के रक्त में, मानव के रक्त में पानी कितना है सर, तो बोलेंगे 79%। कितना है सर, 79%, ठीक है। और अगर फेफड़ा पूछे, फेफड़ा मतलब मानव के फेफड़ा में पानी कितना है सर, तो मानव के फेफड़ा में जो पानी होता है ना, वो 80% होता है। कितना होता है सर, 80% पानी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे, बात को समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को देखना है हम लोगों को, और कुछ चीज़ों को बारीकी से देखना है, ताकि एग्जाम से प्रश्न ना छूट जाए हम लोगों का, ठीक है। आइएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।